वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम कंपनी फाइनल अकाउंट्स इस टॉपिक पे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। कंपनी फाइनल अकाउंट पे अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको कुछ फॉर्मेट्स बनाने हैं। ये फॉर्मेट्स हमें कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में दिए गए। ओके, तो इस फॉर्मेट में मेनली आता है बैलेंस शीट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पे आप ये जो 3 पॉइंट्स है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट, यहाँ इसके ऊपर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमें बताया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द रामजी लिमिटेड as per the Indian accounting standards in accordance with डिवीजन 2 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो हमें जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये प्रिपेयर करने हैं एज पर डिवीजन 2 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो ये जो शेड्यूल 3 है, कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 है, इस शेड्यूल में हमें फाइनल अकाउंट के सारे फॉर्मेट्स दिए हैं। अभी इस शेड्यूल में भी 3 पार्ट्स है, उसमें डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 है। तो हमें ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एज पर डिवीजन 2 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फ्रेंड्स, अगर आप ये शेड्यूल 3 क्या है और ये डिविजन क्या है, इस डिवीजन का मतलब क्या है, रिलेवेंस क्या है, इसके बारे में अवेयर नहीं है, तो शेड्यूल 3 और उसके डिवीजन, इस पे मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए पूरा, उसके बाद आपको ये डिवीजन 2 क्या है, देन शेड्यूल 3, ये सारी चीजें और उसका रिलेवेंस इन द कंपनी फाइनल अकाउंट अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें कंपनी फाइनल अकाउंट पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैलेंस शीट बनाना है, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट, ये सारी चीजें बनानी है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है शेड्यूल 3 में, तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है। यहाँ पे लिखा है नेम, तो नेम ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस शीट एज ऑन, ऐसे टाइटल होगा। उसके बाद पर्टिकुलर्स, मतलब अभी पहले कॉलम्स देख लेते हैं। ये जो फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट का, इसके कॉलम्स देखिए। फर्स्ट कॉलम है रेफरेंस नंबर के लिए, सेकंड पर्टिकुलर्स, देन नोट्स टू अकाउंट, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। इसमें से देखिए हमारे लिए 3 ही कॉलम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉलम जो है रेफरेंस नंबर का, उसमें रेफरेंस नंबर लिखना होता है, तो वो एक्चुअल कंपनी जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है ना, उनके लिए वो यूजफुल है, हमारे लिए उसका ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स में तो मेन चीज है, बहुत सारे जो ये पॉइंट्स है या आइटम्स है बैलेंस शीट के, वो सारे लिखने हैं। उसके बाद नोट नंबर, तो नोट नंबर का रिलेवेंस क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अभी बैलेंस शीट में तो यहाँ पे हमें नंबर लिखने हैं ना। पहले देखिए बैलेंस शीट में फर्स्ट असेट्स दिए हैं और उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये देखिए, ये फॉर्मेट मैंने असेट्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिए हैं और इक्विटी एंड लायबिलिटीज राइट हैंड साइड पे दिए। इसका मतलब ऐसे ही नहीं करना है। देखिए हमारा जो ओल्ड फॉर्मेट था बैलेंस शीट का, वो टी शेप में था, टी फॉर्मेट था, जिसमें हम लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड पे लेते थे, असेट्स राइट हैंड साइड पे लेते थे। वो फॉर्मेट अभी आउटडेटेड हो गया है, वो फॉर्मेट बंद हो गया है। आपको कंपनी के फाइनल अकाउंट्स वर्टिकल फॉर्मेट में प्रिपेयर करने। वर्टिकल फॉर्मेट मींस असेट सारे लिखने, उसके बाद टोटल असेट की टोटल आएगी, उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो अभी ये मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 30 आइटम्स है, 30 टाइटल्स है अलग अलग। तो ये एक ही स्लाइड में नहीं आते, इसलिए मैंने असेट्स का पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का राइट हैंड। बट ये कंटिन्यूएशन में आपको लगना है कि असेट्स के बाद ये जो असेट्स है, टोटल आएगी असेट्स की, उसके बाद इमीडिएटली इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से फॉर्मेट बनाना है। अभी फॉर्मेट तो ठीक है कि फॉर्मेट की कॉलम्स तो इजी है सर, रेफरेंस नंबर है, पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। हाँ, मैं यहाँ पे और एक चीज बोल रहा था कि हमें जो ये 5 कॉलम्स है, इसमें से 3 ही कॉलम यूज में आएंगे, पर्टिकुलर, नोट नंबर और करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर के कॉलम में हमें कुछ नहीं लिखना है, वो जस्ट कॉलम बना के छोड़ देना है। ये भी एक्चुअल जो कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है उनके लिए वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब भी बैलेंस शीट में फर्स्ट जो असेट्स है,
असेट्स को देखिए, अब भी ये जो बैलेंस शीट है ना, इसको आपको एज इट इज मेमोराइज करना है, मतलब लर्न करना है। अगर आपको कंपनी फाइनल अकाउंट्स पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको ये फॉर्मेट एज इट इज लर्न करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये जो सीक्वेंस है, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। और इसके जो पॉइंट्स है, मतलब लाइक अभी फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे असेट्स दिए हैं। असेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। देखिए, फर्स्ट है नॉन करंट असेट्स और सेकेंडली करंट असेट्स। मतलब जो असेट्स है कंपनी के, वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हुए, एक नॉन करंट असेट्स और सेकेंडली करंट असेट्स। ठीक है, अभी नॉन करंट असेट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसके बाद करंट असेट्स में भी बहुत सारे पॉइंट। तो इनको मेमोराइज कैसे करना है, इसके लिए मैं अभी आपके साथ एक ट्रिक शेयर करता हूं। सिंपल ट्रिक है, बट इससे ये पॉइंट मेमोराइज हो जाते हैं। ठीक है, लर्न हो जाते हैं। तो देखिए, नॉन करंट असेट्स में फर्स्ट, यहां पे देखिए, मैं जूम इन करता हूं थोड़ा, आपको क्लियरली दिखेगा। नॉन करंट असेट्स में फर्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये जो पॉइंट दिया है ना, इसका आपको शॉर्ट फॉर्म बनाना है। शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा? प्रॉपर्टी से पी लेना है, प्लांट से पी और इक्विपमेंट से ई। तो शॉर्ट फॉर्म क्या बना? पीपीई, राइट? ओके, तो नॉन करंट असेट में फर्स्ट पॉइंट आ गया पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में भी सेम थिंग करनी है, सी डब्ल्यू आई पी। ओके, सी डब्ल्यू आई पी, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसको सिंपली कहिए आईपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस तरह से अगर आप शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे उसके, तो ये पॉइंट्स मेमोराइज होंगे। अदरवाइज, मतलब अदर ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, बट ये सिंपल ट्रिक है जिसमें जस्ट शॉर्ट फॉर्म यूज करने हैं। और आपको पता है, हाँ, पीपी फर्स्ट आता है, उसके बाद सी डब्ल्यू आई पी आता है, उसके बाद आईपी, उसके बाद गुडविल। अभी गुडविल के लिए एज इट इज रखिए कि नॉन करंट असेट में फोर्थ नंबर का पॉइंट है गुडविल। गुडविल के बाद अदर इंटेंजिबल असेट्स है। अभी अदर इंटेंजिबल असेट्स, हम जानते हैं कि गुडविल इज ऑल्सो, इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स। तो गुडविल के अलावा और क्या इंटेंजिबल असेट्स है? अदर इंटेंजिबल असेट्स में पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सारी चीजें आएगी अदर इंटेंजिबल असेट्स में। ठीक है, तो गुडविल के बाद अदर इंटेंजिबल असेट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। कुछ इंटेंजिबल असेट्स है, लाइक हम पेटेंट्स ले रहे, मतलब कंपनी अगर पेटेंट लेने की तैयारी में, तो पेटेंट अभी तक फाइल नहीं हुआ है उसका, इट इज अंडर डेवलपमेंट, तो उसे हम कहेंगे इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बेरर प्लांट्स। बायोलॉजिकल असेट्स में क्या आता है? मेनली लाइव स्टॉक आता है। लाइव स्टॉक मतलब एनिमल्स, लाइक हॉर्स है, कैटल्स है, किसी कंपनी के पास अगर ऐसे लाइव स्टॉक है, तो वो बायोलॉजिकल असेट्स में मेंशन किया जाएगा। और यहाँ लिखा है कि अदर देन बेरर प्लांट, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, हम छोटे 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 प्लांट्स होते हैं ना, उसे कुंडी में रखते हैं, तो वो प्लांट यहाँ पे काउंट नहीं करने। जो परमानेंट प्लांट्स है, मतलब पेड़ पौधे परमानेंट है, उनको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो न्यू शेड्यूल 3 में ये जो फॉर्मेट आए, इसमें जो चेंजेस हुए, इसमें एक ये मेजर चेंजेस है कि बायोलॉजिकल असेट्स दिखाने हैं सेपरेटली हर किसी कंपनी को। ओके, तो बायोलॉजिकल असेट्स में क्या आएगा? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में कैटल, हॉर्सेस वगैरह, ये लाइव स्टॉक। और प्लांट्स भी आएंगे, बट प्लांट्स कौन से? अदर देन बेरर प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल असेट्स। अभी फाइनेंशियल असेट्स को आगे क्लासिफाई किया है 4 कैटेगरीज में। फाइनेंशियल असेट्स में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, देन ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स एंड अदर्स। तो यहां पे कौन से फाइनेंशियल असेट्स लिखने हैं? यहाँ पे नॉन करंट फाइनेंशियल असेट्स लिखने हैं। नॉन करंट मतलब जो असेट्स हमने मोर देन 1 ईयर के लिए जो रखे होते हैं कंपनी में, या लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, उसे हम नॉन करंट असेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल असेट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो यहाँ पे आएगी। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल अगर लॉन्ग टर्म के लिए है, मोर देन 1 ईयर के लिए अगर हमारे ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पे आएंगे। देन लोन्स, ऑदर्स, ऐसे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेफर्ड टैक्स असेट्स। तो
अगर हमने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स वगैरह पहले से ही पे करके रखा है तो उसे हम डेफर्ड टैक्स असेट कहते हैं, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे बेसिकली नॉन करंट असेट्स में फिक्टिशियस असेट्स आते हैं जो एक्चुअल असेट्स नहीं है, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडर राइटर्स कमीशंस। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी अदर नॉन करंट असेट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो नॉन करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स में कितने पॉइंट्स हो गए, ये पीपी, उसके बाद CWIP, उसके बाद IP, गुडविल, देन अदर इंटेंजिबल असेट। हाँ, और इसको मेमोराइज करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि कैसे करना है। अभी गुडविल तक डिस्कस किया, गुडविल के बाद आया था अदर इंटेंजिबल असेट। तो इसे सिंपली कीजिए OIA, दैट इज अदर इंटेंजिबल असेट्स। उसके बाद है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, तो इसे कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, IAUD। ओके, IAUD, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद बायोलॉजिकल असेट्स, तो इसे एज इट इज रखिए माइंड में, क्योंकि बायोलॉजिकल असेट्स ये अलग ही टाइप का न्यू है ना। तो बायोलॉजिकल असेट्स फर्स्ट टाइम आपने भी शायद ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना होगा कि बायोलॉजिकल असेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल असेट्स आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल असेट्स है। फाइनेंशियल असेट्स में 4 सब पॉइंट्स है। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब टोटल मेन टाइटल है नॉन करंट असेट्स के अंदर वो 10 टाइटल्स है, और फाइनेंशियल असेट में 4 सब पॉइंट्स है। तो इस तरह से आपके नॉन करंट असेट्स हो गए। ठीक है, अभी फाइनेंशियल असेट्स के जो कुछ पॉइंट्स है ना, इसको कैसे लर्न करना है कि फाइनेंशियल असेट्स इन्वेस्टमेंट, मतलब FA डैश करके इन्वेस्टमेंट लिखना है। उसके बाद FA ट्रेड रिसीवेबल, TR। उसके बाद FA लोन्स, FA अदर्स, ऐसे। दैट डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए सिंपली DTA कह सकते हैं। उसके बाद अदर नॉन करंट असेट्स के लिए ONCA, दैट इज नॉन करंट असेट, अदर नॉन करंट असेट्स। और अभी इस टॉपिक में करंट असेट, नॉन करंट असेट का भी शॉर्ट फॉर्म आप याद कर दीजिए, नॉन करंट असेट NCA और करंट असेट CA, ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा टोटल नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट की टोटल यहाँ पे आएगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है करंट असेट्स। अभी करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज में मेनली स्टॉक आता है। ओके, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे डिस्कस करेंगे, बट करंट अकाउंट में इन्वेंट्रीज आपको एज इट इज याद रखना है। उसके बाद फाइनेंशियल असेट्स यहाँ पे भी रिपीट हुए, देखो जो नॉन करंट पे फाइनेंशियल असेट्स है लगभग सिमिलर ही है, कुछ पॉइंट चेंज है, बट यहाँ पे फाइनेंशियल असेट में अगेन इन्वेस्टमेंट, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे आएगी ट्रेड रिसीवेबल्स, जो शॉर्ट टर्म के ट्रेड रिसीवेबल्स है जिसे हम डेटर्स भी कहते हैं, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी चीजें यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है। उसके बाद बैंक बैलेंस अदर देन दिस, मतलब अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो भी बैंक बैलेंस हो यहाँ पे आएगा। तो इसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं कि CCE। ओके, CCE दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसे याद कर दीजिए, मेमोराइज कर दीजिए। उसके बाद बैंक बैलेंस एंड देन लोन। नेक्स्ट है करंट टैक्स असेट्स। तो करंट टैक्स असेट्स में जो शॉर्ट टर्म के लिए हमने कुछ इनकम टैक्स पे किया रहेगा, एडवांस इनकम टैक्स 2-3 महीने के लिए एडवांस में पे, वो यहाँ पे आएगा। देन अदर करंट एसेट, तो अदर करंट एसेट में यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं या आउटस्टैंडिंग इनकम, ये अदर करंट एसेट। तो इसके बाद हमें मिलेंगे टोटल करंट एसेट्स, और अगर इन सबका टोटल हम करेंगे तो हमें मिलेंगे टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ऐसे आपको ये जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ये लर्न करना है, पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना है, क्योंकि विदाउट दिस यू कैन नॉट सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन कंपनी फाइनल अकाउंट। ये क्लियर है? अभी मैं बताता हूं कि क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने डिस्कस किया कि हमें फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट बनाने के लिए पहले उसे लर्न तो करना होगा, तभी तो आप एग्जाम में वो फॉर्मेट बना पाओगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, और नोट्स टू अकाउंट। अभी ये नोट्स टू अकाउंट कितने बनाने हैं ये डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है, मैंने पहले ही बोला, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन पे क्या क्या आइटम्स है उस पे डिपेंड करता है। तो अभी देखिए
ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें पता है कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं और कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो एज अ प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, जब भी कंपनी फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल पे। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट मार्क कर देता हूँ, कहाँ पे, ये देखिए बिल्डिंग के लिए एडजस्टमेंट है और मोटर व्हीकल के लिए एडजस्टमेंट, कितने एक एक एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे एक ही मार्क लगेगा ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स है उस पे हमें आरडीडी निकालनी है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड रिसीवेबल पे मैंने मार्क लगा दिया, यहाँ पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है द डायरेक्टर्स प्रपोज अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये जो प्रपोज डिविडेंड है इसके सेपरेट इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट प्रोविजंस पे होता है इसका और दूसरा इफेक्ट होता है अदर इक्विटी, ये जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अगेन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के भी सेपरेट इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट होगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में और दूसरा इफेक्ट होगा आपके प्रोविजंस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली। तो यहाँ पे देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ पे दिए, यहाँ पे दिए। यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या करने हैं, राइट ऑफ करने, कंप्लीटली राइट ऑफ करने, मतलब उसे टोटली बुक्स ऑफ अकाउंट से निकालना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2021-22, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट इस डिबेंचर पे आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ये एक एडजस्टमेंट है इसकी। उसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹34,000। तो ये बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। तो इसका यूज होगा हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो फर्स्ट पॉइंट है, आई मीन एडजस्टमेंट तो मार्क कर लिए, एडजस्टमेंट मार्क कर लिए मतलब ये नंबर से इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट मार्क हो गए। इसके बाद मेन काम क्या है हमारा, हमने तो ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया ना, मैंने जैसे बोला आपको फॉर्मेट बनाना है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और नोट्स टू अकाउंट कितने बनाने हैं ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो अभी ये जो आइटम्स है, ये कितने आइटम्स है, कैसे आइटम है, इस पे डिपेंड करेगा। देखिए फर्स्ट है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है बेसिकली। तो ये कहां पे जाएगा, ये हम इसके लिए नोट बनाते हैं, सेपरेटली नोट बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का नोट्स हमें हर क्वेश्चन में बनाना ही होता है, ओके। तो ये बनाना है, पहले इसे क्यों बनाना है, देखिए ये जो नोट्स है ना, इसे क्यों बनाना है ये मैं बताता हूं। सी ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में अगेन सेम कॉलम है बैलेंस शीट की तरह, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसका नोट नंबर, करंट ईयर, ऐसे अदर इनकम नोट नंबर, करंट ईयर, ये सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एक्सपेंसेस वाला पॉइंट है ना, एक्सपेंसेस में लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये पॉइंट आया। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का नंबर हमें डायरेक्टली लिखना है, यहाँ पे अमाउंट लिखनी है ना प्रीवियस ईयर की। तो ये अमाउंट हम कहाँ फाइंड करेंगे, तो ये अमाउंट हमें वर्किंग नोट या नोट्स टू अकाउंट में ही मिलेंगे, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट में कौन से नोट्स बनाने हैं ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग्स। अभी बिल्डिंग्स कहाँ पे आएगा, तो बिल्डिंग जाएगा पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट। प्लांट भी कहाँ पे जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। उसके बाद फर्नीचर एंड पिक्चर्स, ये भी फिक्स असेट्स है, ये भी कहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद परचेसेस, परचेसेस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेसेस रिकॉर्ड करेंगे हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएंगे, नॉन करंट असेट जो है, नॉन करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट पॉइंट है वहां पे। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। उसके बाद मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल जाएंगे पीपीई, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये जाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। उसके बाद नेक्स्ट है रिपेयर्स टू बिल्डिंग। रिपेयर टू बिल्डिंग जाएगा अदर
एक्सपेंसेस में। देन नेक्स्ट पॉइंट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहाँ पे जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में उसे पोस्ट करेंगे। उसके बाद बैंक बैलेंस, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने जो गुड्स सेल्स किए हैं उसमें से कुछ डिफेक्टिव गुड्स हमारे पास रिटर्न आए, तो ये जाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल ये जाएंगे करंट असेट में। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, ये जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये लोन करंट असेट्स में दिखाने। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, ये जाएगा आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। उसके बाद बैड डेब्ट्स अदर एक्सपेंसेस में। पावर एंड फ्यूल अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद इंश्योरेंस है अदर, इंश्योरेंस से पहले गुडविल है, तो गुडविल का देखिए सेपरेट पॉइंट है, सेपरेट टाइटल, तो वहां पे ही गुडविल लिखेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस अदर एक्सपेंसेस में। देन रेंट एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जाएंगे अदर नॉन करंट असेट ONCA। उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी जाएगा अदर नॉन करंट असेट्स में। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जाएगा अदर करंट असेट्स में। ठीक है, तो जैसे कि आपने अभी देखा, ये जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स दिए हैं इसका पोस्टिंग हमें करना होता है, और ये पोस्टिंग कहां पे होगा? नोट्स टू अकाउंट। और नोट्स टू अकाउंट के लिए सेपरेटली ऐसे फॉर्मेट बनता है। देखिए दोस्तों, नोट्स टू अकाउंट के लिए ऐसे फॉर्मेट बनेगा। अभी इसमें बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। अभी बैलेंस शीट का सीक्वेंस क्या है देखिए, नॉन करंट असेट्स में पहले है PPE, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट नोट जो बनेगा वो बनेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट्स क्यों बनेगा? क्योंकि PPA पे बहुत सारे पॉइंट्स है ना यहाँ पे, तो ये जो बैलेंस शीट बनेगा ना यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डायरेक्टली टोटल अमाउंट लिखना है करंट ईयर का। ओके, तो इसका कैलकुलेशन कहां पे होगा? ये कैलकुलेशन होगा नोट्स टू अकाउंट में, इसीलिए हमें नोट टू अकाउंट बनाने होते हैं। तो अभी नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बनाना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए COMC, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये बनाना है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। ओके, उसके बाद COMC आ गया। देन नॉन करंट असेट्स इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो कौन सा नोट्स टू अकाउंट बनाना है आपको सेपरेटली, ये डिपेंड करता है इस क्वेश्चन पे, इंफॉर्मेशन। देखिए अभी नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि PPE बनेगा। अभी यहाँ पे बिल्डिंग्स है, प्लांट है, फर्नीचर एंड पिक्चर्स है, तो ये कैसे जाएंगे? अभी देखिए बिल्डिंग्स पे हमने एडजस्टमेंट मार्क किए, इसीलिए इसका नंबर इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है प्लांट्स पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने डायरेक्टली इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर एंड पिक्चर्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोटर व्हीकल पे एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट देखिए हमने मार्क किए, देखिए यहाँ पे मोटर व्हीकल PPE, इस पे एडजस्टमेंट है, तो ये कहाँ पे लिखना है? वो इनर कॉलम में लिखेंगे। अभी एडजस्टमेंट क्या है इस पे? एडजस्टमेंट्स देखिए, डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग पे 5% एंड मोटर व्हीकल पे 5%। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 5% आएगा 18,000, और 3,60,000 माइनस 18,000 3,42,000 आएगा। उसके बाद मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल पे डिप्रिसिएशन आएगा 4,000 रुपीज, और 80,000 माइनस 4,000 आएगी 76,000। अभी यहाँ पे सारे पॉइंट्स हो गए देखिए PPA में, तो PPA की टोटल करने जो भी नंबर्स आए ना इसके 342, 4 लाख, 1 लाख, इन सब की अगर हम टोटल करेंगे तो ये नंबर आएगा 9,18,000 रुपीज। ठीक है, अभी ये 9,18,000 रुपीज कहाँ पे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये जो सॉरी बैलेंस शीट का ये जो फॉर्मेट बनाए है यहाँ पे, तो यहाँ पे PPE है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसके लिए नोट नंबर 1 बना है, और नोट नंबर 1 की अमाउंट है 9,18,000। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेपरेटली नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, राइट। और नोट्स टू अकाउंट में जो नंबर आएगा ये नंबर आपको इस फॉर्मेट में लिखना है डायरेक्टली, और इसके बाद आपकी टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज जो है वो मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बेसिकली मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए मेथोडोलॉजी क्या है ये आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। अभी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, बट
अगर आपको यहाँ पे टोटल मेथोडोलॉजी और टोटल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ गया है, तो आप एक काम कीजिए, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके नोटबुक में सॉल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, आप इसका टोटल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, टोटल पॉइंट टू पॉइंट इसका पोस्टिंग चाहते हैं, मतलब मैं पूरा क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करके दिखाऊं ऐसा आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ये जो अभी जो सेशन सॉल्व किए इसका ही कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, इसे दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।